नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र और आप सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ, क्यों मौर्य साम्राज्य इतनी जल्दी उसका पतन हो गया। सम्राट अशोक के जाने के बाद सिर्फ 50 साल में, लगभग 50 साल में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अशोक के समय जो साम्राज्य भारतवर्ष का सबसे बड़ा साम्राज्य था, वो उनके जाने के मात्र 50 साल के अंदर ही बिखर गया, टूट गया और सिकुड़कर छोटा सा रह गया। इसके क्या कारण थे और क्यों ऐसा हुआ, ये आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सम्राट अशोक के बाद कौन कौन मौर्य साम्राज्य में राजा बना और किसने मौर्य साम्राज्य का संचालन संभाला और किस तरह से वे लोग अपने पिछले राजाओं से अलग थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद। दोस्तों, सम्राट अशोक की मृत्यु सन 232 ईसा पूर्व में हो चुकी थी और उनके बाद प्रश्न उठा कि अब मौर्य साम्राज्य का सम्राट कौन बनेगा, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों को भिक्षुओं के रूप में बाहर भेज दिया था देश से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कृणाल, और कृणाल क्योंकि आंखों से अंधा था, ये भी माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि उनको किसी षड्यंत्र के तहत अंधा किया गया था ताकि वो राजा ना बन सके। तो उनके दो पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम था दशरथ और दूसरे का नाम था संप्राति। ये दोनों अशोक के पोते थे। इन दोनों को अशोक के समय ही अलग अलग प्रांतों का प्रांतपाल बनाया गया था, ये लोग संभाल रहे थे। उत्तर का प्रांतपाल दशरथ था और दक्षिण में हिस्से का प्रांतपाल संप्राति था। तो दोस्तों, जब 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद दशरथ और संप्राति में मतभेद हो गए और दोनों ने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। संप्राति अलग हिस्से का राजा बन गया और दशरथ पाटलिपुत्र का राजा बन गया, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य विभाजित हो गया। हालांकि नक्शे में नहीं, लेकिन वो पहले से ही विभाजित था अशोका के समय से, और बाद में ये स्वतंत्र रूप से, स्पष्ट रूप से नक्शे पे दिखाई दिया कि मौर्य साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया, संप्राति और दशरथ के बीच में। तो दोस्तों, ये माना जाता है कि दशरथ बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। वो एक सशक्त राजा नहीं था मौर्य साम्राज्य का। और उसका भाई संप्राति वो थोड़ा बहादुर था और लड़ने मरने में तैयार रहता था, थोड़ा खूंखार टाइप का योद्धा था। तो दोस्तों, एक समय के बाद संप्राति ने दशरथ पर अटैक किया और उसने उसको गद्दी से हटा दिया और वो खुद राजा बन गया। इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि दशरथ की मृत्यु कब हुई। ये माना जाता है कि दशरथ ने सन 232 ईसा पूर्व से लेकर सन 224 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य के सम्राट का पदभार संभाला। हालांकि ये शासनकाल सिर्फ 8 वर्ष का रहा और उसके बाद संप्राति पाटलिपुत्र पहुंच गया और उसने दशरथ की मृत्यु के बाद वो मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा नहीं बन सका और मात्र 9 साल राज करने के बाद उसका राजपाट भी खत्म हो गया। दोस्तों, संप्राति के बाद अगला मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना शालिशुक। शालिशुक सन 215 ईसा पूर्व से लेकर सन 202 ईसा पूर्व तक उनका शासनकाल माना जाता है। ये लगभग 13 साल राजा रहे और उसके बाद अगला राजा बना 202 ईसा पूर्व में, इनका नाम था देववर्मन, और देववर्मन ने 202 ईसा पूर्व से लेकर 195 ईसा पूर्व तक लगभग 7 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य की सत्ता संभाली। और उसके बाद अगले राजा बने शतधनु, जिनको शतधन्वा भी कहते हैं। ये इन्होंने 195 सन ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व से लेकर और 187 ईसा पूर्व तक, ये 8 वर्षों तक ये मौर्य साम्राज्य के राजा बने। और दोस्तों, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा, आखिरी सम्राट थे बृहद्रथ, और इनका शासनकाल भी छोटा रहा, सिर्फ 7 वर्षों का शासनकाल था मित्रों। सन 180 ईसा पूर्व में उनके ही सेनापति ने सैनिकों के सामने उनका वध किया और मौर्य साम्राज्य को वहाँ ख़त्म किया, और आधिकारिक रूप से मौर्य साम्राज्य यहाँ ख़त्म हुआ उनकी मृत्यु के साथ ही, और फिर भारत में एक दूसरा साम्राज्य शुरू हुआ। दोस्तों, सन 180 ईसा पूर्व में सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने का जिम्मेदार उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंगा को माना जाता है, जिन्होंने सैनिकों के सामने तलवार से सम्राट का वध किया और मौर्य साम्राज्य का अंत किया।
इसके बाद शुंगा साम्राज्य की स्थापना हुई और पुष्यमित्र शुंगा मौर्य साम्राज्य बृहद्रथा का सेनापति था और वो जाति का ब्राह्मण था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि क्योंकि मौर्य साम्राज्य में ब्राह्मणों का बहुत अधिक पतन हुआ था, इसलिए ब्राह्मणों में बहुत निराशा थी और विद्रोह था मौर्य साम्राज्य के खिलाफ, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के राजा अधिकतर बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे, जिसके कारण ब्राह्मणों में आक्रोश था और इसलिए पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या की। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों को ऊंचे पद पर रखा गया था मौर्य साम्राज्य में। बृहद्रथ के सेनापति खुद पुष्यमित्र थे और वो खुद एक ब्राह्मण थे। तो ये कहना इतिहासकारों का कि एक ब्राह्मण विद्रोह था, ये एक सर्वथा गलत सूचना है, गलत तथ्य है जो इतिहासकार हमें गलत बताते हैं। सम्राट अशोक के बाद मात्र 50 साल में मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था, जो कि अफगानिस्तान से लेकर और म्यांमार तक फैला हुआ था, वो घटते घटते लगभग 1/4 वो लगभग 20% के आसपास ही रह गया। सिर्फ इतना छोटा सुखड़ गया सिर्फ 50 साल के अंदर। सम्राट अशोक के बाद कोई भी राजा सुदृढ़, शक्तिशाली और इतना बुद्धिमान नहीं था कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। साम्राज्य में अलग अलग विद्रोह हुए और अलग अलग लोगों ने खुद को राजा घोषित कर दिया और वो स्वतंत्र होते चले गए। तो दोस्तों, सम्राट अशोक के बाद सिर्फ 6 राजा हुए जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को संभाला और उसके बाद सन 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। एक स्वर्णिम इतिहास भारत का, जो कि विकसित इतिहास था, वो उसका अंत हुआ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के 6 बड़े कारण कि क्यों मौर्य साम्राज्य इतना सुदृढ़ होने के बाद अशोक सम्राट के समय से और सिर्फ 50 साल में बिखर गया और ख़त्म हो गया हमारे इतिहास में। तो चलिए उसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, सबसे पहला कारण है अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी का मतलब अशोक सम्राट के बाद जितने भी उत्तराधिकारी ने उनके साम्राज्य को संभाला वो कमज़ोर थे, निर्बल थे और उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य को आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त और बिंदुसार और अशोक की तरह संभाल सकें। तो ये एक बड़ा कारण था। जब राजा कमज़ोर होता है तो शासन भी कमज़ोर होता है, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य बिखरता चला गया और उसकी सीमाएं सिकुड़ती चली गई। दोस्तों, दूसरा कारण था प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन केंद्रित था पाटलिपुत्र में, क्योंकि सारे संचालन वहीं से होता था, वहीं से प्रांतपाल नियुक्त किए जाते थे, वहीं से सारे अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो किसी भी, और क्योंकि बहुत पुराने समय की बात है, इतना संचार माध्यम नहीं था, इतने आने जाने की चीज़ें वहाँ उस समय नहीं थी, तो सूचनाएं जाने में और अधिकारियों के पास पहुँचने में और राजा के पास सारी चीज़ें पहुँचने में समय लगता था, जिसके कारण समय समय के बाद असंतोष पैदा हुए और साम्राज्य बिखरता चला गया। दोस्तों, तीसरा कारण था आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं। दोस्तों, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि अशोक सम्राट के समय से ही, क्योंकि सम्राट अशोक ने बहुत ज़्यादा धन धर्म प्रचार में खर्च किया था, उन्होंने बहुत सारा धन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का खजाना खाली हो गया था और उसके बाद जनता पर ज़्यादा कर लगाए गए। दोस्तों, ये माना जाता है क्योंकि उस समय सम्राट अशोक के समय सेना बहुत बड़ी थी, सुदृढ़ थी और सेना को अच्छी तरह से संचालित किया गया था। लेकिन क्योंकि सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च होता था और सम्राट अशोक ने बहुत ज़्यादा धन धर्म के कामों में लगाया, उन्होंने इतने सारे स्तूप बनाए, इतने सारे क्या कहते हैं अशोका पिलर बनाए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए और बाकी सारी चीज़ें बनाई, जिससे बहुत धन खर्च हुआ राज्य का और राज्य का राजकोष खाली हो गया था। ये एक बड़ा कारण था मौर्य साम्राज्य के समाप्त होने का। और दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के लोग हमेशा से रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं बहुत पुराने समय से, तो इन सबको एक साथ एकजुट रखने के लिए जो बुद्धि, जो चतुराई और जो सामंजस्य चाहिए एक राजा में, वो सम्राट अशोक के बाद के राजाओं में नहीं था। दोस्तों, अगला कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का, वो था प्रांतीय शासकों के अत्याचार। दोस्तों, जो प्रांतों के अलग, क्योंकि बहुत बड़ा शासन था अशोक के समय में, तो हर प्रांत का एक प्रांत शासक बनाया गया था और वो प्रांत शासक जैसे आज के मुख्यमंत्री होते हैं उस तरह से उसको समझिए कि वो वैसे थे और उन लोगों ने जनता पर बहुत अत्याचार किए। राजकोष को भरने के लिए उन्होंने तरह तरह के कर लगाए और उसके बाद उन्होंने लोगों पर बहुत अत्याचार किए, लूट खसोट, मारपीट और प्रताड़ना। आम जनता उनके विरोध होती चली गई, आम जनता मौर्य साम्राज्य के विरोध होती चली गई, जिसका ये भी एक कारण बना मौर्य साम्राज्य के पतन का। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सम्राट अशोक के समय में भी जब बिंदुसार राजा थे और उसके बाद
तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो सम्राट अशोक को भेजा गया था वहाँ तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए। तो उस समय भी वहाँ के लोगों ने अशोक से यही कहा था, हमें आपसे कोई समस्या नहीं है, हमें महाराज से कोई समस्या नहीं है, हमें इसके यहाँ के प्रांतपाल जो है उनसे समस्या है, वो अत्याचार करते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो अशोक ने उनको समझा बुझाकर उस समय शांत किया था। लेकिन ये विद्रोह धीरे धीरे आने वाले पीढ़ियों में, आने वाले समय में जब अशोक चले गए उसके बाद ये विद्रोह बढ़ता चला गया और ये असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण बना। दोस्तों अगला है करों की अधिकता। क्योंकि मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के समय से ही राजकीय खजाना खाली हो गया था, तो जनता पर बहुत अधिक कर लगा दिए गए थे, जिसके कारण जनता में असंतोष बढ़ता चला गया। इतने ज़्यादा कर और गरीबी बढ़ती चली गई जनता में, जिसके कारण लोग मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध हो गए और अलग अलग प्रांतपालों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। अगला कारण अशोक का उत्तरदायित्व। दोस्तों कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सम्राट अशोक भी इसके लिए उत्तरदायी थे कि उनके जाने के बाद मगध साम्राज्य बहुत जल्दी खत्म हो गया। अनेक इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक और उसकी नीतियों को उत्तरदायी ठहराया है। कुछ इतिहासकार अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं, तो कुछ उनकी अहिंसावादी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है क्योंकि सम्राट अशोक अहिंसा की नीति पर चले कलिंग युद्ध के बाद, और उन्होंने कोई युद्ध ही नहीं लड़ा अपने जीवन में, तो आसपास के राजाओं में जो कि पश्चिमी सीमा पर यवन लगातार हमला कर रहे थे सीमा पर, उसका सुदृढ़ जवाब अशोक के बाद के राजा नहीं दे सके और साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। दोस्तों मौर्य काल में अशोक के समय के शिलालेखों को जो हम देखते हैं तो उनसे हमें पता लगता है कि ना तो सम्राट अशोक ने अहिंसा का बहुत ज़्यादा पालन किया था, उन्होंने अपनी सेना ख़त्म नहीं की थी। सेना उस समय भी बहुत सुदृढ़ थी उनके पूरे जीवन में, ताकि उनके जीवित रहते किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं हुई मौर्य साम्राज्य पर हमला कर सके। और ना ही उन्होंने अपने राज्य में मृत्युदंड के प्रावधान को ख़त्म किया। उनके समय में भी मृत्युदंड प्रावधान चलता था कि अगर कोई बहुत जघन्य अपराध करता था तो उसको मृत्युदंड मिलता था। तो एक अहिंसावादी राजा ऐसा नहीं करता है, लेकिन सम्राट अशोक ने ऐसा ही किया था। ये कहना क्योंकि वो अहिंसावादी थे इसलिए मौर्य साम्राज्य इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर वो अहिंसावादी ना होते तो भी कभी ना कभी मौर्य साम्राज्य खत्म हो ही जाता आगे चल के। लेकिन क्योंकि वो अहिंसावादी बने, उन्हें धर्म के प्रति आस्था दिखाई और उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण सम्राट अशोक के समय का स्वर्णिम काल आज भी 2000 साल के बाद भी हम बहुत गर्व के साथ उसकी बात करते हैं। और उनके द्वारा किए गए काम, शिलालेख और क्या कहते हैं उनके स्तंभ आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि सम्राट अशोक ने जो किया वो इतिहास में हमें गौरवान्वित करता है। उनके बाद के जो राजा थे वो इतने योग्य नहीं थे, जिसके कारण ये साम्राज्य धीरे धीरे छोटा होता चला गया। अशोक के ही एक पुत्र जो कि उज्जैन के प्रांतपाल थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जो उनके एक पुत्र थे जो कश्मीर के प्रांतपाल थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। तो आने वाले समय में उनके ही, ऐसा नहीं कि मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, मौर्य साम्राज्य था लेकिन वो अलग अलग बट गया, अलग अलग नामों से लोगों ने अपना अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया और सब लोग अलग होते चले गए। और नतीजा कि जो एक सुदृढ़ संगठित भारतवर्ष अशोक के समय था वो बाद में छोटा होकर सिकुड़ गया। और बाद में फिर बृहदत्त के सेनापति ने बृहदत्त को मारकर मौर्य साम्राज्य को समाप्त किया और शुंग साम्राज्य की स्थापना की। तो इसी जानकारी के साथ दोस्तों मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करूँगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।